स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूट्यूब पर। दोस्तों आप में से सारे लोग सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। अगर इस वीडियो में थंबनेल को देख के आए होंगे तो सीधी सी बात है कि सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये होता है कि क्या हमको एनसीएफ पता है, जो नेशनल करिकुलम है, क्या हमको वो पता है ना। सीटेट का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एनसीएफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक आपका होता है आरटीई अधिनियम, जो है आपका, उससे जुड़ी हुई भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोग अगर अंत तक रहेंगे तो सारी चीज़ों को सीख के जाएंगे। और ये पीडीएफ जो होगा ये हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा होगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है, सही से चीज़ों को समझेंगे, है ना। अभी तक हमने 3 बार परीक्षा दी है और हमेशा लास्ट बार जब अभी दी थी तब 136 हमारे नंबर थे। हम अपने अनुभव के अनुसार यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ बना के लाए हैं। अगर हम 136 ला सकते हैं तो आपके भी 138 करवा सकते हैं। करवाने का मतलब ये है कि अगर आपको हम पढ़ाएंगे वही सारी चीज़ें, अगर आप पढ़ेंगे बेहतर ढंग से तो आप 136 का जो हमारा आंकड़ा है उसको भी तोड़ सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। शांतिपूर्वक चीज़ों को पढ़ेंगे, बातें कोई नहीं करेगा। एनसीएफ 2005 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए। कौन कौन से? सबसे पहला ये, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, है ना। ज्ञान जो होता है बच्चों का वो स्कूल तक ही सीमित ना रखा जाए। जहाँ पर आपसे कई जगह ऐसी बातें की जाएंगी बच्चों के ज्ञान को लेकर के, ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, तो आप ये देखना कि बच्चे के ज्ञान को क्या बाहरी जीवन से जोड़ा जा रहा है, बाहरी ज्ञान से जोड़ा जा रहा है बच्चों के जीवन से। ये जो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है उसी के अंतर्गत ये पहला सिद्धांत आता है। दूसरा आप देखेंगे, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। बच्चों को चीज़ें रटाई तो नहीं जा रही। अगर बच्चों को चीज़ें रटाएंगे तो इससे बच्चों के अंदर नकारात्मक बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आप ही सोचिए, क्या चीज़ें रटाने से लंबे समय तक बनी रहती हैं? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं बनी रहती। रटने वाली चीज़ लंबे समय तक नहीं रहती है अगर उसको पुनः फिर ना रटा जाए। समझने वाली चीज़, बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाने वाली चीज़, प्रयोगात्मक रूप से पढ़ाई गई चीज़, ये जीवन पर्यंत आपको याद रह सकती है, लेकिन रटन प्रणाली वाली चीज़ नहीं याद रहेगी। इस चीज़ को याद रखना। अगला पॉइंट हमारा कहता है एनसीएफ 2005 का कि पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। यानी जो पाठ्य चर्चा हो उसको पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं बनाना है, बल्कि उसमें और भी कई चीज़ों को इंक्लूड करके आगे हमको चलना है। अगला क्या है, कक्षा कक्ष जो हो वो गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। अब कक्षा कक्ष का जो वातावरण है ये बाहरी गतिविधियों से भी इसको जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वातावरण इस प्रकार का है, जो सिलेबस है, टीचर आ रहे हैं, किताब खोल रहे हैं, बस वही सीधा सीधा लिखवा दिया है, बस कहानी खत्म। खैर स्कूलों में तो ऐसा ही चल रहा है, पर ऐसा करना नहीं है। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना है और इसको लचीला बनाना है। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया जाए। जो राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हुए बिंदु हैं, इन बिंदुओं को भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। देखो आपको बता दें, जिसने भी एक बार इस चीज को पढ़ लिया ना, उसका समझ लो सीटेट का आधा भार उतर जाएगा। इस चीज को पढ़ने के बाद आधा भार उतर जाएगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे और 75 क्वेश्चन सिलेबस के होंगे। इसलिए कई लोग तो 90 भी कह देते हैं। हम 90 इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि 15 क्वेश्चन में सीडीपी के सिद्धांत वगैरह और जो जितने भी वैज्ञानिक हुए, कोहलर हुए, कोफका हुए, है ना, थॉर्नडाइक हुए, स्कनर हुए, पाउलाओ हुए, जीन पियाजे हुए, इन सभी से भी तो प्रश्न आने हैं, तो उसको पेडागोजी के अंतर्गत नहीं रखते हैं। 75 प्रश्न यानी आधा भार आपका उतर जाएगा इसको पढ़ने के बाद। तो ये आपके 5 सिद्धांत हो गए। अब हम चलते हैं सिद्धांत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को बताया गया है। वो तत्व क्या क्या है? सबसे पहला है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना।
इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, है ना। बच्चों का जो जीवन है, बच्चों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को बाहरी जीवन के साथ भी जोड़िए, जिससे बच्चों को पूरे हमारे समाज का भी पता चल सके कि आखिर समाज में चल क्या रहा है। अगला, एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिनियम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था, ताकि विद्यार्थियों का चौमुखी विकास हो सके। अब देखो एक पॉइंट हमारे यहाँ से क्या मिला, चौमुखी विकास, ये पॉजिटिव शब्द है। बच्चे का हमेशा विकास कैसा करना है हमको, चौमुखी। जहाँ से जिस ऑप्शन से आपको लगे कि यहाँ से बच्चे का चौमुखी विकास हो रहा है, तो समझ लेना कि वो आंसर सही है। ठीक है, तो हमें बच्चे को रटने की जो प्रणाली है इससे मुक्त करना है, छुटकारा दिलाना है, और बच्चे का हमें विकास कैसा करना है, चौमुखी करना है। अगला है, इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। अगला आपको एक ये मिल गया मेन पॉइंट कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आपसे पूछी जाती है, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, ऐसे ऑप्शन होते हैं, तो हमेशा विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। शिक्षक अगर राजा होगा तो प्रजा कुछ कर ही नहीं पाएगी। अगर राजा की जगह प्रजा को बैठा दिया जाए और प्रजा की जगह राजा को कर दिया जाए, तो प्रजा अपनी बात को राजा तक पहुंचाने में सक्षम होगी। अगर कोई घमंडी व्यक्ति हो, उसको राजा बना दिया जाए, तो हर कोई डरेगा उससे अपनी बात कहने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा हो। ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, है ना। ऐसी विषय सामग्री का हमको उपयोग करना है जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। अगला है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का, यानी एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य था आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, यानी स्वयं करके सीखना। जहां पर स्वयं करके सीखने की बात आ जाए, समझ लेना सकारात्मक है, आंसर कर देना। आत्मज्ञान की बात आ जाए, समझ लेना सकारात्मक है, आप कर देना। जहाँ पर बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाया जा रहा हो, आप समझ लेना यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको हमको सही करना है। जहाँ पर बच्चों के अनुभवों को अवसर दिया जा रहा हो या बच्चों को अवसर देने की बात की जा रही हो, आप समझ लेना बात सकारात्मक है, यही ऑप्शन सत्य है। तो ये तो यहाँ तक बात हो गई। इसके पढ़ने के बस यही है कि आप पेडागोजी को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। आप इसको पढ़ने के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट उठा लेना, तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे। 75 में कम से कम आप 40 से 50 कर देंगे, सिर्फ पहला वीडियो ही यही देखने के बाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका भी प्रदान करना चाहिए, है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी एक क्षमता होती है, अपना एक अलग कौशल होता है। उसी के अनुसार हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका भी मिलना चाहिए, जिससे वो व्यक्त कर पाए, है ना। आगे चलो, नेक्स्ट क्या है, एनसीएफ 2005 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है इस चीज को देखते हैं। एनसीएफ 2005 में लिखा गया है, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। जो एनसीएफ 2005 है उसमें क्या लिखा गया है, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया।
ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं हो। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों को प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करती हो। ये सारी चीजें है ना, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। इस चीज को सारे लोग ध्यान में रखेंगे अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है यशपाल समिति से, है ना। आगे चलो, नेक्स्ट क्या है। एनसीएफ 2005 के अंग या भाग की बात जब की जाए तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया। इस चीज को याद रखिएगा। कौन कौन से वो भाग थे? परिपेक्ष था नंबर 1, नंबर 2 है सीखना का ज्ञान, नंबर 3 है पाठ चर्चा के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन। आगे चलो, नंबर 4 है विद्यालय व कक्षा का वातावरण, नंबर 5 है व्यवस्थागत सुधार। इन 5 भागों में बांटा गया। आगे भैया क्या है? एनसीएफ 2005 की प्रमुख सुझाव क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है पूछी जाए तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कक्षाओं में भाषा का माध्यम होना चाहिए, जिस माध्यम से अध्यापक बच्चों को पढ़ाएं, वो क्या होना चाहिए? मातृभाषा। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। किसका? ज्ञात से अज्ञात की ओर का प्रयोग किया जाए, मूर्त से अमूर्त की ओर इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हो। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। किसी भी सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ऑप्शन मिले तो गलत। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। जहां पर मोटी किताबें, भारी भरकम झोरा, इन सभी चीज़ों की बात की जाए, यानी भारी भरकम झोरा हमने कह दिया, यानी बैग जिसको बोलते हैं आप, गांव की भाषा में बोल दिया था। तो बैग भारी भरकम, काफ़ी वजनदार, काफ़ी सारी किताबें, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये नकारात्मक हो गया। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। जहाँ पर मूल्यों को उपदेश देकर के बात कर दी जाए, आप गलत कर देना। जहाँ पर वातावरण की बात कर दी जाए, वो सही कर देना। अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाएगा। बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है ना। अभिभावकों से ये कहा जाए, कई अभिभावक ऐसे होते हैं ना कि बच्चा छोटा है उसी को एकदम समझ लेते हैं, अभी ये डीएम बना देंगे हम इसको, ऐसी भावनाएं भी नहीं रखनी है। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनावमुक्त वातावरण प्रदान करना है हमको। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करे। ठीक है, अगला क्या है? खेल आनंदवाद सामूहिकता की भावना के लिए है ना। रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा ना दें। अगर कोई रिकॉर्ड बन जाए, ये भावना ना पैदा करें बच्चों में उसको तोड़ने। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का आप अवसर दें। ऐसा नहीं कोई नहीं पढ़ेगा, सिर्फ सभी बच्चे गणित की बुक ही निकालेंगे, किसी के हाथ में हमने हिंदी की देख ली तो समझ लो डंडाबाजी कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पुस्तकालय में अगर बच्चों को आपने भेजा है तो जिसकी जो इच्छा है वो अपने अनुसार बुक को पढ़े, जैसे बड़े बच्चे करते हैं। कभी लाइब्रेरी में जाते हैं या कहीं जाते हैं, पढ़ते सारे बच्चे हैं लाइब्रेरी के अंदर, पर अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, वैसा ही इनको भी अवसर दें। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। जो शिक्षक हैं उनके लिए साधन जो बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए, उन साधनों को समय पर पहुंचाना। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग, ये तो पहले ही बता दिया। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। बच्चों को सजा दे सकते हैं, इतनी बड़ी भी सजा ना दें जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़े। पुरस्कार मतलब हमेशा आपको पुरस्कार भी नहीं देना है। जब कभी साल खान में चल जाता है, कोई ऐसी प्रतियोगिता हो तो पुरस्कार दे दिया जाए, सीमित रखा जाए। या नहीं है कि जब मन हो रहा है तब पुरस्कार दे रहे हैं ना, फिर तो बच्चे पुरस्कार के लिए ही पढ़ेंगे और कोई पढ़ेगा नहीं ऐसे, है ना।
अगला है समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर है। कल्पना का मौलिक लेखन के आधिकारिक अवसर प्रदान करें। ठीक है। शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। इसके बाद मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करें। बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार किया जाए। अगला पाठ्यक्रम की अगर हम लोग बात करें तो पाठ्यक्रम शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यधन क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री और क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही क्या है, पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द से बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा कुर्रर शब्द से बना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है, करिकुलम, और करिकुलम शब्द किस भाषा का है, लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये पूरा पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है इसको। फ्रोवेल के अनुसार, फ्रोवेल ने क्या क्या है, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बात किसके द्वारा कही गई, तो फ्रोवेल के द्वारा पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का क्या होता है, सार होता है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण की बात की गई है। क्या कहा गया है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को यानी अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक होता है ना। शिक्षा जो है, शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं बताया गया है। क्या कहा गया है, शिक्षक जो होता है वो एक ऐसा सुगम करता होता है जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों की सहायता करता है ना। ये एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण की बात भी की गई है। इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति यानी कि प्रकृति अलग होती है। भाई कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे धीरे सीख पाता है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। एनसीएफ 2005 भाषा के प्रति दृष्टिकोण, बच्चों में भाषा समझने अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है ना। बच्चे जो भाषा को समझते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, इसकी क्षमता उनमें जन्मजात पाई जाती है। एनसीएफ 2005 गणित की प्रति दृष्टिकोण की अगर बात करें तो बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात सामान्य परिमाण, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। इसके अनुसार एनसीएफ 2005 के दृष्टिकोण के अनुसार। अगला है एनसीएफ 2005 शिक्षण गणित का उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न शाखाओं में बीज गणित हो गई, संख्या, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, असतत गणित और संभाव्यता और आंकड़ों से अवधारणाओं को समझना और दिखाना, ये शिक्षण गणित का उद्देश्य होता है। आप लोग देख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण गणित का उद्देश्य है, इतना ही बड़ा ऑप्शन मिलेगा। तो आप ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए, विभिन्न संख्या, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, असतत गणित और संभाव्यता और आंकड़ों से अवधारणाओं को समझना और दिखाना। ठीक है, आगे चलो। आगे क्या है, अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का उपयोग करें। समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनें और लागू करें। छात्रों को तर्क और कल्पना में अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना। विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल, ग्राफ का उपयोग करना, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखें। एनसीएफ 2005 शिक्षण विज्ञान के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तकनीकों को समझने के लिए होता है। विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना होता है। इसका शिक्षण विज्ञान का उद्देश्य याद कर लो भाई। अगला पॉइंट शिक्षण विज्ञान के उद्देश्य को लेकर के, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन मिले तो आप सही कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ लो।
प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना करने के लिए पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना। ठीक है। कुछ मूल्यों में को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको RTE 2009 कहते हैं। व्हाट इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या था, जिसको RTE कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसको पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कई प्रश्न, जैसे हम आपको बताते हैं। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं संविधान के आर्टिकल 45 में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश इस अधिनियम में दिए गए। आपसे क्वेश्चन आएगा, 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा RTE की व्यवस्था करने के निर्देशन किस अधिनियम के तहत, किस आर्टिकल, मतलब अधिनियम के तहत किस आर्टिकल में दिए गए? तो आर्टिकल 45। या आर्टिकल 45 में आपसे वर्ष पूछे जा सकते हैं कि कितने वर्ष तक के बच्चों को, तो 14 वर्ष तक के, यानी विपरीत भी आ सकता है। इसके साथ ही इस एक्ट को 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता पिता एवं अभिभावकों का मूल कर्तव्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन 86वां संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। अब कब पारित किया गया? तो 1 दिसंबर 2002 को। संविधान में कैमा संशोधन हुआ? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया आर्टिकल भी जोड़ा गया जिसका नाम 21A। आर्टिकल 45 में संशोधन किया गया, तब आर्टिकल 21A जोड़ा गया। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इन बिंदुओं को आप याद रखेंगे। अगला है RTE एक्ट 2009, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर है जो आपको पढ़ने हैं, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब लागू? तो 1 अप्रैल 2010 जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ था, पूरे भारत में इस दिन लागू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा राज्य छोड़ दिया गया था, हो सकता है इतनी पूछ लिया जाए, तो आप जम्मू एंड कश्मीर को तब छोड़ दिया गया था। अब तो खैर जम्मू कश्मीर जो आपका है, तब 2010 की राइट टू एजुकेशन के अनुसार आपसे बात होगी, तब आप करेंगे जम्मू कश्मीर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 21A में। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना था? 1:3। फिर ये शिक्षार्थियों के अनुसार बढ़ घट भी जाता है, 31 का 1:35 भी पहुंच जाता है, 40 भी पहुंचा देते हैं। RTE 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम घंटे जितना वर्क करना है एक सप्ताह में, तो 45 घंटे। अगर प्रतिदिन की बात करें तो 6×7 = 42। अब एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना है न्यूनतम, तो आप जोड़ लो, एक दिन में 7 घंटे करना है, लेकिन आज 3-4 घंटे ही करने, वही बहुत बड़ी बात होती है। RTE 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस 800 घंटे, यानी 200 दिन, पूरे साल का 200 दिन काम करना रहता है, 800 घंटे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RTE के अधिकार में किस आयु वर्ग के लिए है? 4 से 14 वर्ष। RTE वैसे तो 6 से 14 थी, लेकिन 4 से 14 अगर ऑप्शन में मिल जाए तो करना, अगर 6 से 14 मिले तो 6 से 14 कर देना। RTE 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं? तो 25%। RTE को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 4 अगस्त 2009 को। क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो लोकसभा में पारित कराना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति इसके बाद में ही मोहर लगाता है ना। SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक खुद होता है। राज्यसभा में RTE कब पारित किया गया? तो 20 जुलाई 2009 को, यानी राज्यसभा से जब पारित हुआ फिर लोकसभा में गया, लोकसभा से 4 अगस्त को पारित हुआ, फिर इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट तब मोहर लगाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आ भी गया है। RTE को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब? तो 26 अगस्त 2009 को, सबसे लास्ट में। ठीक है, देख सकते हो फिर से। अगर सबसे पहले किसके पास जाता है? राज्यसभा के पास 20 जुलाई 2009, फिर पहुंचा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा के पास, फिर लोकसभा ने अपना जो भी वार्तालाप आपस में किया हो फिर उसको आगे बढ़ाया, तब 26 अगस्त को पहुंचा किसके पास में?
हैं राष्ट्रपति के पास। तो तारीखें याद रखना, 20 जुलाई राज्यसभा के पास, 4 अगस्त लोकसभा के पास, 26 अगस्त राष्ट्रपति के पास। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इनके लिए क्या प्रावधान है, तो 1 प्रधानाध्यापक एवं 5 शिक्षक। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 का है। ये शिक्षक विद्यार्थी बढ़ने पर शिक्षक का अनुपात जो है ये बढ़ भी जाता है, 1:40 हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 तक कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति होगी, 100 से अधिक अगर है तो प्रधानाध्यापक होगा। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों की शिक्षक अनुपात हमने कहा था बढ़ जाता है, 1:40 हो जाता है। RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कार्य करने कितना है, 1000 घंटे 220 दिन। अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाएगी तो वैसे 800 घंटे 200 दिन प्राथमिक स्तर पर। यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे, 6 अध्यापक होंगे। ठीक है। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होता है, प्रतिदिन की बात करें तो लगभग 4 घंटे काम करना होता है प्राथमिक स्तर के अध्यापक को, और वैसे कम अधिक से अधिक 7 घंटे। RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होता है, 4.5 घंटे उच्च प्राथमिक वाले को। RTE 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, तो धारा 7 में कहा गया है कि बच्चों को आप शारीरिक दंड भी नहीं दे सकते हैं, प्रताड़ित भी नहीं कर सकते। RTE का ऑफिशियल नेम क्या है, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। RTE एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा, तो 3 वर्ष। कक्षा 1 से लेकर 5 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी होनी चाहिए तो 1 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल होना चाहिए, यानी हर गांव में होना चाहिए। अगर 1 किलोमीटर अंदर की बात करें हर मौजे में। कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय की कितनी दूरी हो, तो 3 किलोमीटर तक हो सकती है अगर 6 से 8 की बात कही जाए। एक 9 साल के बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो, RTE के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, तो चौथी कक्षा में धारा 4 के अनुसार। अगर कभी भी स्कूल ना गया हो, 9 साल का बच्चा है, तो उसको चौथी कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। RTE एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां कितनी है, तो धाराएं 38 हैं, अध्याय 7 है, अनुसूची 1। किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं, तो अध्याय 4 में 12 से 28 जो है 16 धाराएं इसमें। RTE एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान 21 में है। RTE धारा 17 का प्रावधान बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना, पीछे भी आपने भी पढ़ा। अगला है शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात का वर्णन, तो 25 में है। RTE की किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, धारा 28 में कहा गया, यानी सरकारी शिक्षक हो तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि इस पर 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर नहीं ध्यान दिया गया है। 14 वर्ष तक की शिक्षा की उनकी गारंटी है, फ्री में शिक्षा देना। छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक शामिल होगा, तो नहीं शामिल होता है हमेशा। प्रधानाध्यापक का काम अलग ही होता है ना। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत, तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था, सामूहिक शिक्षा जिसको बोलते हैं। अगला है RTE एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है, तो 24। एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार वह कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे उसको, तो 3 शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह, तो 2009 के अनुसार 45 घंटे हैं। आप 4 घंटे पढ़ाएं और अपना 3 घंटे तैयारी कर सकते हैं। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष, 2009 में। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना, 135वां। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू हो गया। शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षक 5, आपको पहले भी बता के है। 240 पर 6 शिक्षक 1 प्रधानाध्यापक।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया? 2000 जम्मू कश्मीर, पीछे बता के आए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो धारा 38 देती है। अगला है, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर? तो आपको पहले भी बता चुके 1 किलोमीटर। RTE 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? केंद्र सरकार को। व्यय होगा 25%, ठीक है, 25% व्यय करेगी। बाद बाकी जिस राज्य का शिक्षक है वो राज्य सरकार करेगी। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति संवैधानिक है। RTE के तहत किस कक्षा तक बालक को रुकाया निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो कक्षा 8 तक निष्कासित नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था आज का NCF 2005, जिसको आप एक बार फिर से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। RTE पढ़ लेना, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर आपको होंगी, है ना। क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल आपके लिए वीडियो साबित होगा। और आपके जो भी दोस्त हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं पता है, उनको ये शेयर कर देना वीडियो, ताकि सभी को पता चल जाए, है ना। तो अगर सभी को पता चलेगा तो हर कोई जान पाएगा। और हमारे लिए तो एक बार शेयर ही कर देना। और नोट्स अगर किसी को चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। सभी लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, और 9 बजे आना बिल्कुल ना भूलिए। रात में 9 बजे मैथ की क्लास होगी आपकी, CTET मैथ की 2nd क्लास। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।